हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द D+B TGT नेचुरल साइंस सीरीज़। अभी हमने इसमें स्टार्ट की है यूनिट आर एनवायरमेंट, जिसका ऑलरेडी हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर टॉपिक के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के बारे में, फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में एंड एसिड रेन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, यहाँ पर सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, पर्टिकुलेट मतलब जो पार्टिकल जैसे होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, स्मॉल साइज, ये मीनिंग होता है। पार्टिकल्स जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में, उन्हें क्या बोलते हैं? पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। यानी ये स्मॉल साइज सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, या ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं, और ये बहुत ही छोटे होते हैं। और जो इनकी साइज़ की रेंज है वो होती है 2 × 10⁻⁻2 मीटर से 5 × 10⁻⁻4 मीटर, जो एक बहुत ही छोटा साइज़ है। ठीक है, अब ये क्या है? ये इंक्लूड करते हैं कार्बन सूट पार्टिकल्स को, मेटल्स को, मेटल सॉल्ट्स को, सीमेंट डस्ट, फ्लाई ऐश, हाइड्रोकार्बन्स, सॉइल डस्ट, पल्वराइज्ड कोल और एस्बेस्टस डस्ट को ये इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये एक साथ कलेक्ट होके क्या बना लेते हैं? हेज, मतलब धुंध टाइप का कुछ बना लेते हैं, जो विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, और इसके कारण जो विजिबिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, अभी जैसे हमें पता है AQI आता है अपना, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, और सबको पता है अभी इन दिनों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा हाई चला गया, जिसके कारण हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। उसमें आपने देखा होगा एक PM10 और PM2.5 बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। PM10 पार्टिकल्स वो होते हैं जिनका पार्टिकल्स का साइज 10 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। तो PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर, तो वो पर्टिकुलेट मैटर या वो पार्टिकल्स जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर से छोटा होता है वो PM10 होते हैं। तो PM2.5 क्या होंगे? जिनका पार्टिकल्स का साइज 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होता है वो हमारे PM2.5 पार्टिकल्स होते हैं। PM2.5 कौन हो गए? जिनका पार्टिकल्स किससे छोटा होगा? 2.5 माइक्रोमीटर से। 10 माइक्रोमीटर से छोटा होगा तो PM10 होंगे, और अगर 2.5 मीटर से छोटा होगा तो PM2.5 होंगे। ठीक है, अब इन दोनों में भी अगर बात की जाए तो एक है PM2.5 और एक है PM10। PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर, PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर, साइज अगर 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा है तो PM2.5, 10 माइक्रोमीटर से छोटा है तो PM10। इन दोनों में अगर बात करें तो ये वाला ज़्यादा हार्मफुल होता है, यानी ये ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसकी साइज़ ज़्यादा छोटा है, और छोटे साइज़ के कारण ये क्या करता है? डीप पेनिट्रेट कर जाता है किसके अंदर? लंग्स के अंदर, या हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो याद रखना है PM2.5 पार्टिकल्स आर कंसीडर मोर हार्मफुल, क्योंकि वो सीधा लंग्स में पेनिट्रेट कर सकते हैं या हमारे ब्लड स्ट्रीम में पेनिट्रेट कर सकते हैं। राइट, चलो। इसके अलावा एक होते हैं वाइबल पर्टिकुलेट्स और एक होते हैं नॉन वाइबल। वाइबल जो बहुत ही ज़्यादा छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे मान के चलना, और इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाते हैं और किसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, मोल्स हो गए, फंगी, एल्गी, ये सब। ठीक है, नॉन वाइबल पार्टिकल्स एक तो नॉन लिविंग होते हैं, और ये क्या है? कोई बहुत बड़ा मटेरियल है, उसके ब्रेकडाउन से बनते हैं, मतलब कोई बड़ा मटेरियल है, वो टूट गया, टूट कर वो छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में या ड्रॉपलेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब वो किसी तरीके से हमें नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो क्या होते हैं? नॉन वाइबल पार्टिकल, जैसे स्मोक, मिस्ट, फ्यूम और डस्ट हो गए। ठीक है, अब देखो, एक बार देखो इनके बारे में। देखो यहाँ पर मैंने 4 लिखे हैं, इनमें से एक है स्मोक। ठीक है, इनको थोड़ा सा देख लो, ये है मिस्ट, एक है इसके अंदर फ्यूम्स, और एक है इसके अंदर डस्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है स्मोक। अब स्मोक क्या होता है? स्मोक कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे जो सूट पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, वो क्या होते हैं? हमारा स्मोक। अब ये सॉलिड और लिक्विड दोनों की फॉर्म में हो सकते हैं, और जनरली कोई, अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को बर्न करते हैं, कोई ऑर्गेनिक मैटर है हमारे पास, यानी कोई हाइड्रोकार्बन है या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जिसको हम जलाते हैं, जनरली उसके इनकम्प्लीट कंबस्शन से क्या निकलता है? स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है, और उसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, या कोई फोसिल फ्यूल भी बर्न किया तो उससे भी ये कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? स्मोक। ठीक है, मिस्ट आ जाओ। मिस्ट होते हैं ये स्प्रे लिक्विड से जो निकलते हैं, वो लिक्विड जो स्प्रे की फॉर्म में होते हैं, तो स्प्रे लिक्विड से जो निकलते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स, वो क्या होते हैं? मिस्ट। ठीक है,
जैसे हर्बिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से भी निकलने वाले क्या होते हैं, हमारे मिस्ट होते हैं, ठीक है, जो अपने टारगेट को हिट कर जाते हैं और हमारी बॉडी में किसी भी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं लाइफ को, उसे क्या बोलते हैं, मिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब फ्यूम्स क्या होती है, फ्यूम्स होते हैं कंडेंस्ड वेपर्स। देखो ये क्या थे, ये सॉलिड पार्टिकल्स हो गए। अच्छा, डस्ट को भी याद रखना, डस्ट हमारे क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो जो स्मोक और डस्ट है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। स्मोक लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन होता है स्मोक सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का। डस्ट सॉलिड पार्टिकल्स ही होते हैं, ठीक है, जो जिनका जो डायमीटर वो 1 माइक्रोमीटर से छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, डस्ट तो पता है नेचुरल और इंडस्ट्रियल दोनों प्रोसेस से इंक्लूड हो सकती है एयर में, तो दोनों प्रोसेस से ये एयर में आ सकती है डस्ट। और मिस्ट क्या होते हैं, स्प्रे लिक्विड्स होते हैं। फ्यूम्स क्या होती है, फ्यूम्स होते हैं कंडेंस्ड वेपर्स। तो जो फ्यूम्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, कंडेंस्ड वेपर्स, राइट। तो फ्यूम्स हमारे होते हैं कंडेंस्ड वेपर्स। और ये क्या होते हैं, जैसे सब्लिमेशन या डिस्टिलेशन या बॉइलिंग ऐसी कोई चीज़ करते हैं, तो उसका जब कंडेंसेशन करते हैं तब जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्यूम्स, राइट। तो ये 4 याद रखना, ये नॉन वायबल होते हैं बहुत ही। अगर कोई चीज़ डिकम्पोज की है या जलाई है, उसके कारण ये एयर में रिलीज आउट हो जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं हमें, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो ये नॉन वायबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर याद रखना है। जब हाइड्रोकार्बन्स जो कोल में प्रेजेंट होते हैं, ऑयल में प्रेजेंट जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो जब ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, तो उनके ऑक्सीडाइज होने से जो रिलीज होगा एयर में, उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर। ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर के अंदर ही आते हैं हमारे पीएच यानी पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे नेफ्थलीन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, कंडेंस्ड, ये फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स होती हैं, यानी इसमें बहुत सारी बेंजीन रिंग्स ऐसे फ्यूज्ड होती हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है तो नेफ्थलीन होता है, 3 हो जाएंगे तो एंथ्रासीन होता है। और ये क्या होते हैं, ये कार्सिनोजेनिक नेचर में होते हैं, याद रखना है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग। तो ये क्या होते हैं, ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, यानी इनको जलाएंगे या कुछ भी, जो भी, जब ये कुछ भी ऐसी चीज़ वाटर में रिलीज करेंगे, ये ऑक्सीडाइज हो गए। ऑक्सीडाइज होने के बाद जो इनके पार्टिकल्स हैं, जब वो एयर में रिलीज होंगे तो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें कैंसर प्रोड्यूसिंग, कार्सिनोजेनिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो इनके कॉन्टेक्ट से हमें दूरी रहना चाहिए। नेक्स्ट, अभी जो हमने पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स पढ़े हैं, इनकी क्या हमारे लिए क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है वो देख लेते हैं। अगर ये पार्टिकल्स हम कंटिन्यूस इनहेल करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो ये लंग पर अटैक करते हैं। जनरली इनका जो फोकस होता है वो क्या होता है, लंग को अफेक्ट करना। अब जब लंग को अफेक्ट करते हैं तो इससे लंग लाइनिंग ख़राब हो जाती है, और ये जो डिजीज़ है वो बहुत कॉमन होती है इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। और इस डिजीज़ का नाम क्या है, न्यूमोकॉनिसिस। न्यूमोकॉनियोसिस इस डिजीज़ का नाम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वो कौन सी डिजीज़ है, ये लंग वाली डिजीज़ है, ठीक है। अगर कोई एस्बेस्टस के कांटेक्ट में आता है तो उसको जो डिजीज़ होगी वो कौन सी डिजीज़ होगी, एस्बेस्टोसिस, ठीक है। सिलिका से अगर कांटेक्ट में आता है सिलिका के, तो सिलिका के पास जो काम करने वाले लोग हैं उनको कौन सी डिजीज़ होती है, सिलिकोसिस। वो वर्कर्स जो कोल माइन में काम करते हैं उनको होती है ब्लैक लंग डिजीज़, याद रखना। ब्लैक लंग डिजीज़ पूछी जा सकती है, तो ब्लैक लंग डिजीज़ किसको होगी, जो कोल माइन वर्कर्स होते हैं उनको। जो टेक्सटाइल वर्कर्स होते हैं, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उनको जनरली वाइट लंग डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर कोई लेड के कांटेक्ट में आता है, लेड मेटल हो गई। अब मेटल से अगर ये पर्टिकुलेट के कांटेक्ट में आ रहा है तो इसका हमारे ब्रेन पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है और ये कैंसर का कारण बनता है, ठीक है। फिर ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइम तक ये क्या रहते हैं एयर में, और क्या करते हैं, हेज बना लेते हैं, बताया था, याद रखना है। हेज का मतलब क्या होता है, धुंध। इससे क्या होता है, विजिबिलिटी रिड्यूस होती है और वेदर भी इफेक्ट होता है, ये सबको पता है ना। अभी तो आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, फिर व्हीकल चलाने में भी दिक्कत आती है, तो ये विजिबिलिटी को रिड्यूस करते हैं और वेदर को भी अफेक्ट करते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आर्टिकल्स और बिल्डिंग्स को भी अफेक्ट करती है। इसके कारण जो भी ये मॉन्यूमेंट्स है या बिल्डिंग्स है ये भी ख़राब हो रहे हैं, राइट। चलो ठीक है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ही हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्मोक। स्मोक पढ़ना है। स्मोक 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है स्मोक और फोग। जब स्मोक और फोग आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, स्मोक। स्मोक हमने पीछे ही देखा था, ये एक नॉन वायबल पार्टिकुलेट होता है, ठीक है। और फोग जिसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होंगी, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बना लेंगे, स्मोक, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, स्मोक, राइट।
अब देखो जो ये जो स्मोक होता है ये होता है दो तरीके का, ये दो टाइप्स का होता है, 2 काइंड्स का। उनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो दो काइंड्स कौन कौन से हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है एटमॉस्फेयर पे, या हमें क्या उनसे प्रॉब्लम हो सकती है वो देखते हैं। अब इसके अंदर जो पहला आता है वो आता है क्लासिकल स्मोक, जिसको सल्फ्यूरस स्मोक भी बोलते हैं, जिसको लंदन स्मोक भी बोलते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये याद रख लेनी है क्योंकि पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में इस तरीके के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि जो क्लासिकल स्मोक है वो कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है क्लासिकल स्मोक को सल्फ्यूरस स्मोक या फिर लंदन स्मोक भी बोलते हैं, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं, एक तो ये बनता है, देखो इसके नाम से पता चल रहा है, एक तो इसमें स्मोक होगा, डस्ट होगा और फोग, ये 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है स्मोक, डस्ट और फोग। और वो फोग जिसके अंदर SO2 होगा, क्योंकि इसके अंदर SO2 होता है इसीलिए इसका नाम क्या होता है सल्फ्यूरस स्मोक, बिकॉज दिस कंटेन्स SO2 सो इट इज कॉल्ड सल्फ्यूरस स्मोक, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है ये उन एरियाज में होता है जहाँ पर कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, यानी जहाँ ठंड होती है उन एरियाज में जो स्मोक होती है वो कौन सी होती है क्लासिकल स्मोक, ठीक है। तो ये वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पर कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट है और जहाँ पर SO2 बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। तो कंडीशन तो इसकी फुलफिल होगी ना, भाई कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट है तो वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे। अब वाटर वेपर के साथ SO2 मिलेगा तो क्या बना लेगा फोग, फोग डस्ट और स्मोक मिलकर क्या बनाएंगे क्लासिकल स्मोक, ठीक है। इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 1962 में लंदन में, इसीलिए इसका नाम लंदन स्मोक है, जिसके कारण वो जो सिटी था वो 5 दिनों तक स्मोक से कवर रहा था, उसके कारण 4000 लोगों की जान चली गई थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट और हमारे सिलेबस में जो दिया है वो है फोटोकेमिकल स्मोक, इसको ज़्यादा याद रखना है। और फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसका दूसरा नाम है लॉस एंजलिस स्मोक, तो नाम से ही पता चल रहा है लॉस एंजलिस में फैली होगी इसीलिए इसका नाम क्या है लॉस एंजलिस स्मोक। पहले तो देखो यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये क्या है, ये है कॉम्बिनेशन स्मोक और डस्ट और फोग का। अब इसके अंदर भी जैसे यहाँ पर फोग के अंदर SO2 होता है वैसे इसमें भी बता देती हूँ, इसमें भी पार्टिकल्स होते हैं और इसमें जो पार्टिकल्स होगा वो NO2 होगा मेनली, ठीक है। तो NO2 अगर है तो वो क्या होगा फोटोकेमिकल स्मोक, SO2 है तो वो क्या होगा सल्फ्यूरस स्मोक, ठीक है। अच्छा ये वहाँ पर होगा जहाँ वार्म ड्राई और सनी क्लाइमेट है, धूप होती है ना, गरम गरम जो देश होते हैं, ठीक है, जिनमें धूप बहुत अच्छी होती है। तो जहाँ ठंड बहुत होती है वहाँ क्लासिकल स्मोक, C फॉर कोल्ड और C फॉर क्लासिक, तो कोल्ड क्लाइमेट में क्लासिकल स्मोक और ड्राई और वार्म क्लाइमेट में फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। जैसे नाम से भी पता चल रहा है क्या है यहाँ पर फोटोकेमिकल, ठीक है। अब केमिकल से तो हमें पता चल गया जो केमिकल रिएजेंट है वो कौन सा है SO2। फोटो का मतलब क्या होता है सनलाइट, तो फोटो का मेन मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। अब सनलाइट तो वहाँ होगी ना जहाँ सन होगा, यानी सनी क्लाइमेट, तो जहाँ वार्म और सनी क्लाइमेट होगा फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट, सनलाइट मतलब वार्म एरिया या फिर सनी क्लाइमेट, तो वहाँ पर जो स्मोक होगी वो कौन सी स्मोक होगी फोटोकेमिकल स्मोक। और ऐसा कहाँ पर होता है जैसे लॉस एंजलिस है या डेनवर जैसे जो सिटीज़ हैं USA में, ठीक है। और इनको ब्राउन एयर सिटीज़ कहा जाता है, इनको ब्राउन एयर सिटीज़ इसलिए कहा जाता है ये जो NO2 है इसकी जो फ्यूम्स होती है ना वो रेडिश ब्राउन होती हैं। तो इसकी जो फ्यूम्स होती हैं वो किस कलर की होती हैं रेडिश ब्राउन, क्योंकि इसकी फ्यूम्स रेडिश ब्राउन होती हैं और वहाँ पर जो है वो कौन सी स्मोक होगी फोटोकेमिकल यानी NO2 होगा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है ब्राउन एयर सिटीज़, ठीक है। और ये जो फ्यूम्स होती हैं ये हेजी इरिटेटिंग फ्यूम्स होती हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक तो थोड़ा डिटेल में है तो एक बार देख लेते हैं। अभी बताया था फोटोकेमिकल स्मोक जो है मेनली उसका जो मेन कंटेंट है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, ठीक है। अब ये NO क्या करता है, सबसे पहले ये NO रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बना लेता है NO2। तो ये जो NO है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेता है NO2। ये एक येलोइश या रेडिश ब्राउन गैस होती है, ब्राउन याद रखना, ब्राउन कलर याद रखना है, वैसे ही रेडिश ब्राउन होती है, येलोइश तो नहीं होती है बट ये रेडिश ब्राउन होती है, इसको येलोइश कट कर देना, यहाँ पे कर लेना रेडिश ब्राउन गैस होती है, ठीक है। अब क्या होता है देखो ये NO2 बनी और क्या होगी ये रिलीज होगी और कहाँ पहुंचेगी एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा सनलाइट, HNu का मतलब क्या होता है सनलाइट, देखो HNu का मतलब सनलाइट है हमारे पास, सनलाइट में भी सबको पता है पार्टिकल्स होते हैं और सनलाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं, सनलाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है फोटोन, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है फोटोन। तो अगर कोई कंपाउंड सनलाइट की प्रेजेंस में टूट रहा है
यहाँ पर पता है इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन के लिए एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी कौन दे रहा है? सनलाइट। सनलाइट में कहाँ से, किसकी एनर्जी? फोटोन की। और फोटोन की एनर्जी निकालने के फॉर्मूला होते हैं यानी E=h/ν, जहाँ पर h एक प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर h/ν लिखा है। अगर कोई दिक्कत है तो सनलाइट लिख सकते हैं। अब सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा और NO और O बना लेगा। अब ये जो O है, O जनरली आपको पता है O2 की फॉर्म में होती है। तो अगर सिंगल लिखा है तो वो एटॉमिक ऑक्सीजन होती है और वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेगी भाई। अब ऑक्सीजन का एक एटम तो अकेले रह नहीं सकता। अब अगर ये अकेले रहेगा नहीं तो ये जनरली किसी और के साथ रिएक्शन करेगा, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव। अब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने ही, ये ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा? ओजोन। ठीक है, अब ये ओजोन और जो NO है हमारा NO, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? NO2 और O2। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक तो NO2 और एक O3, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, किसी का भी ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। मेनली ये हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करके ये ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स बना लेते हैं। ये जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, यानी इनकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है उनमें चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो हर चीज़ डिकम्पोज होने लग जाएगी ना। जैसे मान लो ये O2 भी है तो O2 भी क्या होती है? फिर डिकम्पोज होने लग जाती है, O+O में टूट जाएगी, तो फिर हमें कैसे मिलेगी? है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा क्या खतरनाक होते हैं? ये NO2 और O3। अब ये एटमॉस्फेयर में बनकर रेडिकल चेन स्टार्ट कर देते हैं और जो बाकी के गैसेस हैं उनको क्या करने लग जाते हैं? डिकम्पोज। ठीक है, और यही फिर वहाँ जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं जो मिलकर क्या बना लेते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, तो आपको एक तो ये याद रखना है, फोटोकेमिकल स्मोक के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक तो NO2 है और एक क्या है? O3। NO2 और O3 क्या कर देते हैं? रेडिकल चेन स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन में रेडिकल चेन कौन स्टार्ट करता है, तो याद रखना है NO2 और O3 क्या स्टार्ट करते हैं? रेडिकल चेन स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर ये लिखा है कि ये दोनों रेडिकल चेन स्टार्ट करके क्या करते हैं? अनडिजायरेबल कंपाउंड बना लेते हैं। एक बार देख लेते हैं और आपको थोड़ा याद भी रखना है। एक तो फोटोकेमिकल स्मोक के लिए आपको ये दोनों तो याद रखना ही है, एक NO2 और दूसरा क्या याद रखना है? O3। उसके अलावा देखो यहाँ पर है एक CH4, तो CH4 देखो, है ना, ये भी याद है। फोटोकेमिकल स्मोक चल रहा है, फोटोकेमिकल स्मोक के मेन कंटेंट क्या है? NO2 और दूसरा क्या है? O3। ये क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? अनडिजायरेबल कंपाउंड, जो क्या बनाता है? फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, किसके साथ मिल गया? ये O3 के साथ मिल गया, है ना। हाइड्रोकार्बन और O3 रिएक्ट करके सबसे पहले क्या बना लेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये दूसरा लिख लो, यहाँ पे क्या मिला है हमें? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे ही ये एक और कंपाउंड बना सकते हैं और वो क्या बना सकते हैं? एक्रोलीन, यानी मुझे एक और कंपाउंड मिल गया जिसका नाम क्या है? एक्रोलीन। और एक और याद रखना है, या फिर ये हाइड्रोकार्बन और ओजोन और NO2 मिलकर बना सकते हैं CH3COO NO2, जिसे क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेल यानी PAN। अब ये 5 आपको याद रखें, ये होते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अगर आ जाए कि भाई इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है फोटोकेमिकल स्मोक का या कौन सा नहीं है, तो याद रखना कौन कौन से हैं फोटोकेमिकल स्मोक के कॉन्स्टिट्यूएंट। एक है NO2, एक है O3, एक है HCHO, एक है एक्रोलीन और एक क्या है? पेन। ठीक है, NO2, O3, फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन। एक्रोलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2CHO, पेन, परऑक्सी असाइल नाइट्रेल। राइट, अब देखो एक बार यहाँ पर देखो, परऑक्सी असाइल नाइट्रेल कैसे बन सकता है? H2। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें तो बहुत सारे वाटर वेपर्स होंगे, तो जो हमारी रिएक्टिव ऑक्सीजन है वो क्या करती है? H2 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड रेडिकल बना लेती है। किसी के ऊपर अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? रेडिकल। तो ये एक रेडिकल बना लेती है। ठीक है, या फिर जो HNO2 है यानी नाइट्रस एसिड, HNO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड भी H आ गया ना, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर हमें क्या देता है? OH रेडिकल। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन, ये इस हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर, यानी ये रेडिकल चेन स्टार्ट कर दी, अब और रेडिकल बनते जाएंगे। सबसे पहले ये क्या बना लेता है? असाइल रेडिकल। ठीक है, फिर ये फिर से क्या बना लेता है? पर ऑक्साइल एसिड रेडिकल। ठीक है, पर ऑक्सी असाइल रेडिकल बना लेते हैं।
और फर्दर ये जो रेडिकल है फिर किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, NO2 के साथ, और NO2 के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है, पेन। ठीक है, यानी ये क्या था, पैरोक्सी एसाइल नाइट्राइल। तो इस तरीके से रेडिकल चेन स्टार्ट कर देते हैं और इस रेडिकल चेन की वजह से और अनडिजायरेबल कंपाउंड बनते जाते हैं जो क्या बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये सब आपको याद रखना है कौन कौन से फोटोकेमिकल स्मोक के कॉन्स्टिट्यूएंट है, बस आपको इतना याद रखना है। एक है NO2, एक है O3, एक है HCHO, एक है एक्रोलीन और एक क्या है, पेन यानी पैरोक्सी एसाइल नाइट्राइल। नेक्स्ट, अब ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है इसके बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ये एक पंजेंट स्मेलिक स्मोक होती है जिसमें ओजोन होती है, अभी देखा था। मेन कंटेंट तो NO2 और क्या था, O3। तो ओजोन होती है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है। कफिंग, विजिंग, ब्रोंकायल कॉन्स्ट्रिक्शन यानी मेनली लंग्स की डिजीज होती है। इरिटेशन टू द रेस्पिरेटरी म्यूकस सिस्टम, तो मेनली हमारे लंग्स को ही अफेक्ट करेगा, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो लंग्स में ही होता है मेनली। अच्छा, पेन अभी हमने देखा था, पैरोक्सी एसाइल नाइट्राइल ये क्या करता है, आइस को अफेक्ट करता है, इरिटेशन करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को खराब करता है। इससे क्या होता है, NO2 बताया था क्या बना लेता है, हेज, रेडिश ब्राउन कलर की इसकी फ्यूम होती है जिसके कारण विजिबिलिटी रिड्यूस होती है, नोज, थ्रोट और आई इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इससे प्लांट ग्रोथ अफेक्ट होती है और ये प्लांट्स को भी डैमेज करता है। ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। क्लियर इतना? तो ये था हमारा किसके बारे में, फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। चलो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं आगे एसिड रेन के बारे में। देखो एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन होता है रेन वाटर, वो रेन वाटर जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। अब रेन वाटर के अंदर एसिड मतलब या तो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, कुछ अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये कहाँ से आए रेन वाटर में, तो हमें पता है हम जो ह्यूमंस हैं वो कोई भी एक्टिविटी करते हैं, नेचुरल फिनोमिना भी, तो उसके कारण क्या होता है, जैसे मान लो कोई फोसिल फ्यूल जलाया हमने, कार्बन है जिसके अंदर कार्बन है, तो वो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CO2। या ऐसा कोई कंटेंट जलाया जिसके अंदर सल्फर था, तो सल्फर क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, SO2। या फिर ऐसा कोई कंटेंट जिसके अंदर क्या था, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, NO, और ये पता है NO एटमॉस्फेयर में जाके क्या बनाता है, NO2। अब ये क्या होता है, जैसे NO2, SO2 और CO2 ये हमने किस में रिलीज कर दी, एटमॉस्फेयर में। अब ये सब एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, ठीक है। अब वो जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर। इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर। तो ये जो गैसेस हैं ये उन वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन कर लेती हैं। जैसे CO2 अगर वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करेगी तो H2CO3 बनाएगा, यानी एक कार्बोनिक एसिड बन गया। अब जब रेन होगी तो ये रेन के टाइम पर रेन के साथ नीचे आएगा और उसी को हम क्या कहेंगे, एसिड रेन। ऐसे ही ये जो SO2 है ये H2 के साथ मिलकर H2SO4 बना लेता है और ये NO2 H2 के साथ मिलकर HNO3 बना लेता है। फिर ये रेन वाटर के साथ अर्थ पर नीचे आता है और क्या कहते हैं उसे, एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन क्या होता है, वो रेन वाटर जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड हो सकता है और कुछ अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। और ये कैसे बने, ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जो होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं एज अ पॉल्यूटेंट, जो किससे रिएक्शन कर लेते हैं, वाटर वेपर से, और क्या बना लेते हैं, एसिड। ठीक है, आगे देखो, जो हमारा रेन वाटर है नॉर्मली उसकी pH 5.6 के अराउंड होती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। बट फिर धीरे धीरे जब उसकी pH 5.6 से कम होने लग जाती है तो वो क्या बन जाती है, एसिडिक, और उसे क्या कहते हैं, एसिड रेन। तो CO2 और H2 क्या बना लेते हैं, H2CO3। अब ये H2CO3 क्या करता है, H पॉजिटिव रिलीज करता है, और पता है आपको वो जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड। तो ये वाटर तो यहाँ है ही, तो ये वाटर में डिसॉल्व होकर यानी इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव, और वो कंपाउंड जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एसिड। और साथ में यहाँ क्या निकलेगा, CO3 नेगेटिव, यानी क्या निकलेगा, कार्बोनेट आयन, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमने बात कर ली, ऐसे तो बना है हमारा H2CO3 और मैंने अभी बताया एक और बन सकता है H2SO4 और क्या बन सकता है, HNO3। एक बार ये देख लेते हैं H2SO4 का फॉर्मेशन कैसे होता है और HNO3 का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो ये तो पता ही, अभी बताया था, N2 और O2 रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, NO। अब ये NO क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, O3, तो ये 3 के रिएक्शन करके क्या बनेगा, NO2 और O2। अब ये NO2 फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा NO3, और ये NO2 और NO3 दोनों मिलकर बनाते हैं N2O5 यानी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। बस ये N2O5 ही जो वाटर प्रेजेंट है
उसके साथ मिलकर क्या बना लेता है HNO3, तो ये हमारा क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, फिर यही रेन के टाइम पर अर्थ पर आएगा और क्या होगी वो एसिडिक रेन। या फिर NO2 ऑक्सीजन और वाटर मिलकर HNO3 बना लेते हैं। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड जो रेन के टाइम पर अर्थ पर वापस आता है और उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन, राइट। चलो, ऐसे ही H2SO4 तो बताया था, अगर हम ऐसा कोई पार्टिकल बर्न करते हैं जिसके अंदर सल्फर है तो सल्फर उसको बर्न करेंगे यानी ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, SO2। अब ये जो SO2 है ये क्या करेगा, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, H2SO4। और H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और अगर एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर देखा हुआ तो वहाँ मैंने ये भी बताया, सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स या ऑयल ऑफ विट्रोल। ठीक है, वहाँ जाके देख लेना वीडियो। सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये जब रेन होगी तो रेन के टाइम पर अर्थ पर नीचे आएगा जिसके कारण क्या होगी, एसिड रेन। ठीक है, अब देखो, अब एसिड रेन हार्मफुल होती है बहुत, क्यों होती है, एक तो इससे जो डैमेज है वो बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्डिंग्स को एक्सटेंसिव डैमेज होता है इसकी वजह से। और जो स्क्रप्चरल मटेरियल है जैसे मार्बल है, लाइमस्टोन है, स्लेट है, वो सब खराब होते हैं। अभी देखेंगे इसी की वजह से, यही रीज़न है कि जो ताजमहल है ना हमारा वो ख़राब हो रहा है। अभी यहाँ पर देखेंगे कैसे। ठीक है, तो इससे जो बिल्डिंग्स हैं और जो मटेरियल्स होते हैं स्कल्पचर, यानी जैसे स्टैचूज़ होते हैं जो मार्बल के बने होते हैं, लाइमस्टोन के बने हैं, स्लेट के बने हैं, यानी मेनली जिनके अंदर कंटेंट होता है CaCO3 वाला, है ना, यही फार्मूला होता है ना लाइमस्टोन का या मार्बल का। तो ऐसे कंटेंट जो इससे मिलकर बने हैं उनको बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। अच्छा, जब रेन होगी तो ये वाला पानी ओशंस में, सीज में, लेक्स में, पोन्ड्स में, इन सब में भी जाएगा। तो ये क्या करेगा, वहाँ जो एनिमल है और जो प्लांट लाइफ है उसको अफेक्ट करेगा, यानी एक्वेटिक सिस्टम के अंदर जो प्लांट और एनिमल लाइफ है उसको खराब करता है, करेगा ना। अब एसिड हो जाएगा तो फिर उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो ये एनिमल और प्लांट लाइफ को ख़त्म करता है एक्वेटिक सिस्टम की। फिर ये मेटल्स को भी कॉरोड करता है, आयरन और स्टील स्ट्रक्चर को भी डैमेज करता है। तो वो स्ट्रक्चर जो आयरन या स्टील के बने हैं वो बहुत ही जल्दी कॉरोड हो जाते हैं, और अगर वो कॉरोड होंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे, फिर वो बारिश में पुल गिरने लग जाते हैं, है ना। तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न हमारा क्या है, एसिड रेन। अभी एसिड रेन क्या करता है, मेटल्स को कॉरोड करेगा, आयरन और स्टील स्ट्रक्चर्स को क्या कर देगा, कॉरोड, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी क्या होने लग जाएंगे, डैमेज होने लग जाएंगे। ठीक है, और एसिड रेन का जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है वो हमारे मॉन्यूमेंट किस पे पड़ रहा है, ताजमहल पे। ठीक है, अब क्या है, सबको पता है जो ताजमहल है वो संगमरमर का बना है, संगमरमर मतलब CaCO3। ठीक है, अब जब एसिड रेन होती है तो एसिड रेन के अंदर आपको बताया क्या होता है, HNO3 और क्या होता है, H2SO4 और क्या होते हैं, H2CO3। तो जब एसिड रेन होगी तो ये जो मार्बल है ताजमहल का वो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, H2SO4 के साथ, और क्या बना लेगा, CaSO4। यही कारण है कि वो जो ये मार्बल है ये तो वाइट था, वाइट एकदम, है ना, पर ये H2SO4 से रिएक्शन करके धीरे धीरे कैसा कलर बनता जा रहा है इसका, येलो। तो अब वो प्योर वाइट नहीं रह गया है, उसका कलर कैसा होता जा रहा है, येलो। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो आगरा सिटी है उसकी जो एयर है उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर की और नाइट्रोजन के, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में क्या होता है, सल्फर कंटेंट होते हैं। तो अगर सल्फर कंटेंट है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई तो SO2 क्या बनाया वहाँ पर, SO2 वहाँ एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2SO4। अब ये H2SO4 ये बारिश के टाइम पर नीचे आएगा और क्या होगा फिर, एसिड रेन। फिर जब वहाँ पर एसिड रेन होगी तो H2SO4 किसके साथ रिएक्शन करेगा, मार्बल के साथ, और उसको कॉरोड करेगा, यानी इसी के कारण जो वाइट कलर है वो किस में चेंज होता जा रहा है, येलो में चेंज होता जा रहा है। इसके लिए आपको ये याद रखना है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्शन प्लान चलाया 1995 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक तो आपको ये याद रखना है वो प्लान कब चलाया गया था, 1995 में, और उस प्लान का नाम क्या था, उसका नाम था ताज ट्रेपीजियम। ठीक है, वहाँ की एयर को क्लीन करने के लिए। तो क्या चलाया गया वहाँ पर, ताज ट्रेपीजियम। उसमें ये कहा गया था कि भाई जितने भी पेट्रोल या डीजल वाले व्हीकल्स हैं वो आगरा में यानी वो ताजमहल के जो आसपास का एरिया उसमें नहीं चलाएंगे, वहाँ पर सिर्फ CNG वाली चीज़ें चलेंगी, कुछ भी वहाँ पर फॉसिल फ्यूल को बर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मिशन को क्या कहा गया था, ताज ट्रेपीजियम। और ये क्यों चलाया गया था, ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो आज हमने 3 टॉपिक कवर करे हैं, कौन कौन से, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, और कौन सा कवर किया था हमने, फोटोकेमिकल स्मोक, और क्या कवर किया हमने, एसिड रेन,
है ना। और एटमॉस्फेयर में इससे पहले ही कवर करवा चुकी। तो आज हमारा यहाँ पर ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। हम पढ़ रहे थे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, जिसमें हमें 2 पढ़ने थे, ट्रोपोस्फेरिक और स्ट्रेटोस्फेरिक, जिसमें ट्रोपोस्फेरिक कवर कर लिया है। अब हम स्ट्रेटोस्फेरिक पे चलेंगे और स्ट्रेटोस्फेरिक में ही हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।